नमस्कार दोस्तों, मैं अमन एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब पे। आज के इस स्पेशल क्लास में हम देखेंगे मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर क्या होता है। बेसिक तौर पे लोग मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में बड़े कन्फ्यूज होते हैं, तो हम बहुत ही अच्छे तरीके से और विस्तृत तरीके से इसके अंतर को समझेंगे। और इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है, या आप टेलीग्राम में एजुकेशन हब बाई अमन सर सर्च करके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम देखते हैं मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर क्या है। सबसे पहले ये देखते हैं कि आपने पता होगा कि भारत की जो संसदीय प्रणाली है, ठीक है, वो कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। बेसिक तौर पे ये कहा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रावधान जो लिया गया है भारतीय संविधान में, वो ब्रिटेन से लिया गया है, और उसी में से एक जो है संसदीय प्रणाली भी वो ब्रिटेन से लिया गया है। आगे देखेंगे तो मंत्रिपरिषद भारतीय राजनीतिक प्रणाली की वास्तविक कार्यकारी संस्था है, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री के हाथों में होता है। तो ये क्या है कि जो मंत्रिपरिषद होते हैं, यहाँ पे हम अच्छे से देखेंगे कि मंत्रिपरिषद में कुल कितने मंत्री होते हैं, मंत्रिमंडल में कुल कितने मंत्री होते हैं, किस किस प्रकार के मंत्री होते हैं, इन सारी चीज़ों को देखेंगे। तो पहले ओवरव्यू देख लेते हैं हम लोग कि मंत्रिपरिषद जो होता है भारतीय राजनीतिक प्रणाली का वास्तविक कार्यकारी संस्था होता है, और जिसका प्रधान कौन होता है? मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है? तो वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, तो इसे प्रधानमंत्री इसलिए कहा जाता है क्योंकि सभी मंत्रियों का क्या है? प्रधान है। सभी मंत्रियों का क्या है? प्रधान है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं? इसे प्रधानमंत्री कहते हैं। आगे हम देखेंगे तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में उल्लेख किया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा कि किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद के गठन का उल्लेख है। तो अनुच्छेद 74 में। और अनुच्छेद 75 में विभिन्न मंत्रियों के नियुक्ति और उनके कार्यकाल, उनकी जिम्मेदारी, शपथ और उनके योग्यता के बारे में यहाँ पर चर्चाएं की गई है। तो दोनों के दोनों आर्टिकल्स अपने आप में इंपॉर्टेंट है कि मंत्रिपरिषद के गठन का उल्लेख किस में किया गया है? तो 74 में। और विभिन्न मंत्रियों की नियुक्ति, उनके कार्यकाल, उनकी जिम्मेदारी, उनकी शपथ, उनकी योग्यताओं, उनके वेतन और उनके भत्तों का उल्लेख किसमें किया गया है? तो अनुच्छेद 75 में किया गया है। आगे हम देखेंगे तो मंत्रिपरिषद का गठन किस लिए किया जाता है? तो मंत्रिपरिषद का जो गठन होता है वह राष्ट्रपति की मदद एवं सलाह देने के लिए किया जाता है, जो मंत्रिपरिषद द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर काम करता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि मंत्रिपरिषद का गठन क्यों किया जाता है? तो वह राष्ट्रपति को सलाह, ठीक है, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, ठीक है, राष्ट्रपति की सहायता करने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है। और यहाँ पर है आपका कि जो आपका राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए सलाह को भारत की किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। अब इसको मोस्ट मतलब कि अच्छे समझने की कोशिश करें कि लिखा क्या है कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए सलाह को भारत की किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। अगर राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद ने कोई सलाह दिया है और राष्ट्रपति माने ना माने इस चीज़ को लेकर, ठीक है, क्योंकि आपने पता है कि राष्ट्रपति जो है वो क्या है कि विचार उस पर कर सकते हैं। आप ये नहीं कहोगे कि इन्होंने ये सजेशन दिया है तो आप उसको मानो ही। तो यहाँ पे राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए सलाह को भारत की किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। अब हम देखेंगे यहाँ पे कि ये था मंत्रिपरिषद के बारे में, और अभी देखेंगे मंत्रिमंडल, और उसके बाद हम दोनों को अंतर स्पष्ट करेंगे, एक साइड मंत्रिपरिषद और दूसरी साइड मंत्रिमंडल को लेके। तो सबसे हमने मंत्रिपरिषद की भूमिका को देखा, और अब देखेंगे मंत्रिमंडल की भूमिका क्या है, और उसके बाद दोनों के अंतर को एक साथ स्पष्ट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं तो मंत्रिमंडल क्या है। तो यह केंद्र सरकार की सर्वोच्च कार्यकारी संस्था है। दूसरा है कि यह हमारी राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्थाओं में निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था है। तीसरा कह रहा है कि यह केंद्र सरकार की मुख्य नीति निर्धारक अंग है। चौथा कह रहा है कि यह राष्ट्रपति की सलाहकारी संस्था है तथा मंत्रिमंडल का परामर्श राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है। अब ध्यान रखिएगा कि मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल, अगर मंत्रिमंडल ने जो परामर्श दे दिया, राष्ट्रपति उसके लिए क्या है? बाध्य है। यहाँ पे वही लिखा गया है कि यह राष्ट्रपति की सलाहकारी संस्था है तथा मंत्रिमंडल का परामर्श राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है। ठीक है, राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य है। आगे कह रहा है कि यह मुख्य आपदा प्रबंधक और सभी आपातकालीन परिस्थितियों से निपटती है। कौन? मंत्रिमंडल। अगर कहीं पर विषम परिस्थितियां आ गई तो सबसे पहले मंत्रिमंडल के लोग आपस में बात करेंगे। आगे कह रहा है कि यह सभी बड़े विधायी और वित्तीय मामलों से निपटती है। आगे कह रहा है कि यह विदेश नीति और विदेश मामलों को देखती है। विदेश नीति मतलब कि किस प्रकार से अमेरिका और चाइना, ठीक है, पाकिस्तान के साथ किस प्रकार के संबंध होने चाहिए, उससे संबंधित किस प्रकार के कानून होने चाहिए, इसमें मुख्य भूमिका कौन निभाता है? मंत्रिमंडल ही निभाता है। आगे कह रहा है कि यह उच्च स्तर पर जैसे कि संवैधानिक अधिकारियों और वरिष्ठ सचिवालय प्रशासनों की नियुक्ति के मंत्री, जैसे कि आपने पता है कि राज्यपाल की नियुक्ति के लिए जो
नियंत्रण करता है वो कौन करता है? मंत्रिमंडल। ठीक है, कहीं पर आपका जैसे सीएजी हो गया, कैग हो गया, इस प्रकार के जो बड़े बड़े संवैधानिक पदाधिकारी हैं, इनके नियुक्ति का नियंत्रण किसके हाथ में होता है? मंत्रिमंडल के हाथ में होता है। तो ये रहे मंत्रिमंडल की भूमिका। आगे है कि यह केंद्रीय प्रशासन की प्रमुख समन्वयक, मतलब कि केंद्रीय शासन की प्रमुख जो इकाई होती है, ठीक है, वो सभी बागडोर, क्योंकि मंत्रिमंडल जो होता है वह बड़े बड़े मंत्रियों का समूह होता है, जैसे कि गृह मंत्री हो गए, रक्षा मंत्री हो गए, शिक्षा मंत्री हो गए, रेल मंत्री हो गए, परिवहन मंत्री हो गए। इस प्रकार के मंत्रियों का समूह को हम क्या कहते हैं? मंत्रिमंडल कहते हैं। और आगे हम देखेंगे कि जैसे कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं और स्वतंत्र प्रभार, इन सभी मंत्रियों को मिलाकर क्या बनता है? मंत्री परिषद बनता है। तो अब इसी के अंतर को हम लोग यहाँ पर स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि यहाँ पे मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में अंतर। तो एक साइड में आपका मंत्री परिषद है और दूसरे साइड में मंत्रिमंडल है। तो यहाँ पे हम देखते हैं मंत्री परिषद में कि इसमें मंत्रियों की 3 श्रेणियां होती हैं। कौन कौन सी? तो कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री एवं उप मंत्री। तो कैबिनेट मंत्री किसे कहते हैं? तो जिनके पास बड़े बड़े, ठीक है, विभाग होते हैं, जैसे कि रक्षा मंत्रालय एक बड़ा विभाग है, शिक्षा मंत्रालय बड़ा विभाग है, रेल मंत्रालय बड़ा विभाग है, विदेश मंत्रालय बड़ा विभाग है। तो बड़े बड़े मंत्रालयों का समूह जो होता है उसे कैबिनेट मंत्री कहते हैं। उसके बाद राज्य मंत्री आते हैं, उसके बाद उप मंत्री होते हैं। एक अगली वीडियो में हम लोग कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री को भी अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो आप देख पा रहे हो ना कि मंत्री परिषद में तीनों श्रेणियां आ रही है, लेकिन मंत्रिमंडल में केवल एक ही श्रेणी आती है और वह क्या है? कैबिनेट मंत्री। ठीक है, तो यहां पर आप कह सकते हो कि मंत्रिमंडल जो है वह मंत्री परिषद का एक भाग है। तो मंत्रिमंडल में केवल एक लोग होते हैं, कैबिनेट, और मंत्री परिषद में, ठीक है, तीनों मंत्री। तो आप कह सकते हो कि आकार की दृष्टि से बड़ा कौन होता है? मंत्री परिषद, और यह आकार की दृष्टि से छोटा होता है। लेकिन अगर शक्तियों की बात करें तो सबसे अधिक शक्तियां किसके पास होती हैं? मंत्रिमंडल के पास, और इनके पास शक्तियां कम होती हैं। आगे कह रहा है कि यह सरकारी कार्य होती है, एक साथ बैठक नहीं करती हैं, इन पर इनका कोई सामूहिक कार्य नहीं होता है। मतलब कि अब ये नहीं कोई सरकारी कार्य हो गया तो कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री एक साथ बैठे, इनका कोई सामूहिक कार्य नहीं होता है। और इसमें कह रहा है कि यह एक निकाय की तरह समानता हफ्ते में एक बार बैठक करती है और सरकारी कार्यों के संबंध में निर्णय करती है, और इसका कार्य कलाप जो होता है सामूहिक होता है। तो मतलब इसमें जितने भी मंत्रिमंडल के सदस्य होंगे एक साथ बैठक करेंगे और वह सरकारी कार्यों को जो भी निपटारा करना होता है उसको करते हैं। आगे कह रहा है कि इसे सैद्धांतिक रूप से सभी शक्तियां प्राप्त हैं, और इसमें कह रहा है कि यह वास्तविक रूप से मंत्रिपरिषद की शक्तियों का प्रयोग करती है और सरकारी उसके लिए कार्य करती है। तो यहाँ पे कह रहा है कि सभी सैद्धांतिक रूप से, मूल रूप से शक्तियां किसके पास प्राप्त है? मंत्रिपरिषद के, लेकिन वास्तविक रूप से शक्तियां किसके पास है? मंत्रिमंडल के पास है। ठीक है, अगला कह रहा है कि इसके कार्यों का निर्धारण मंत्रिमंडल करती है। अब ये चीज है कि मंत्रिपरिषद किस प्रकार से कार्य करेगा, ठीक है, तो उसका निर्धारण कौन करता है? मंत्रिमंडल करता है। और यह इसमें कह रहा है कि यह राजनैतिक निर्णय लेकर मंत्रिपरिषद को निर्देश देती है तथा ये निर्देश सभी मंत्रियों पर बाध्यकारी होते हैं। तो जैसा मैंने पहले ही बता रखा है कि आकार की दृष्टि से ये बड़ा होता है और ये आकार में छोटा होता है। आकार का मतलब कि इसमें मंत्रिपरिषद में जो होता है व्यक्तियों की संख्या अधिक होती है, मंत्रिमंडल में व्यक्तियों की संख्या कम होती है, लेकिन इनके पास शक्तियां कम होती हैं और इनके पास शक्तियां अधिक। ये इनको नियंत्रित कर सकते हैं लेकिन ये इनको नियंत्रित नहीं कर सकते। मतलब कि मंत्रिमंडल जो होता है मंत्रिपरिषद को नियंत्रित कर सकता है, लेकिन मंत्रिपरिषद के लोग मंत्रिमंडल को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि यहाँ पे कि जो मंत्रिपरिषद, तो यह मंत्रिमंडल के निर्णयों को लागू करता है। मतलब कि मंत्रिमंडल ने जो निर्णय ले लिया है उसको यह लागू करता है, और यह मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णयों को अनुपालन की देखरेख करती है। तो ये चीज़ है कि जो मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया है वो उसका देखरेख करेंगे, इसको अगर सही लगेगा तो लागू करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। लेकिन मंत्रिमंडल ने अगर कोई निर्णय ले लिया तो मंत्रिपरिषद उसे लागू करेगा ही करेगा। आगे कह रहा है कि यह एक संवैधानिक निकाय है, इसकी विस्तृत विवरण जो है अनुच्छेद 74 और 75 में किया गया है। इसका आकार और वर्गीकरण संविधान में वर्णित नहीं है। इसके आकार का निर्धारण प्रधानमंत्री समय समय पर परिस्थिति को ध्यान में रखकर करता है। अब इसके आकार का मतलब कि इसमें कुल कितने मंत्री होंगे, 100 होंगे, 50 होंगे, 40 होंगे, इसका कोई निर्णय नहीं किया गया है। प्रधानमंत्री समय समय पर, ठीक है, इसका अपना चेंजेस करता रहता है, और इसकी मूल रूप से व्याख्या अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 75 में की गई है। अब यहाँ पे कह रहा, हाँ, आपसे अगर पूछा जाए कि मंत्रिपरिषद क्या मूल संविधान में था, तो मंत्रिपरिषद मूल संविधान में था। लेकिन यहाँ पे देखेंगे इसे संविधान के अनुच्छेद 352 में 1978 में 44वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। अनुच्छेद 352 में इसकी व्याख्या प्रधानमंत्री और अन्य कैबिनेट मंत्रियों की परिषद, जिन्हें अनुच्छेद 75 के अंतर्गत नियुक्त किया गया जाता है, इसके कार्यों और शक्तियों का वर्णन संविधान में नहीं किया गया है। अब यहाँ पे कि मंत्रिमंडल क्या क्या कार्य करेगा इसका वर्णन नहीं है। अगर यहाँ पे अगला क्वेश्चन ध्यान रखिएगा कि क्या मंत्रिमंडल का उल्लेख मूल संविधान में था, तो आपका आंसर क्या रहेगा? नहीं, क्योंकि इसे कब शामिल किया गया? 44वां संविधान संशोधन के तहत। लेकिन मंत्रिपरिषद मूल संविधान में था, ठीक है, मंत्रिपरिषद मूल संविधान में था, लेकिन मंत्रिमंडल मूल संविधान में नहीं था। और इनके कार्यों और शक्तियों का वर्णन संविधान में नहीं किया गया कि इनके कार्य क्या है, इनकी शक्तियां क्या है। तो ये भी क्या होता है कि प्रधानमंत्री अपने अनुसार इनके कार्यों को, ठीक है, बढ़ा घटा सकता है।
आगे आपका कि यह सामूहिक रूप से संसद के निचले सदन के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, याद रखिएगा कि पूछता है कि मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। और ये कह रहा है कि यह संसद के निचले सदन लोकसभा के प्रति मंत्री परिषद की सामूहिक जिम्मेदारी को लागू करती है। तो ये कह रहा है कि मूलतः यह किसके प्रति उत्तरदायी होता है, यह मंत्री परिषद के प्रति उत्तरदायी, मंत्रिमंडल मंत्री परिषद के प्रति उत्तरदायी होता है, जबकि मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। दोनों को ध्यान रखिएगा कि मंत्रिमंडल मंत्री परिषद के प्रति उत्तरदायी होता है, जबकि मंत्री परिषद जो होता है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। यह कह रहा है कि यह बड़ा निकाय होता है जिसमें 60 से 70 मंत्री होते हैं, और इसमें कह रहा है कि यह लघु निकाय होता है जिसमें मंत्रियों की संख्या 15 से 20 होती है। तो जैसा मैंने बताया कि आकार में यह बड़ा होता है जबकि आकार में यह छोटा होता है, शक्तियां इनके पास कम होती हैं और शक्तियां इनके पास अधिक होती हैं। तो आई होप कि आपको मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल अच्छे समझ में आया होगा। इनकी व्याख्या अनुच्छेद 74 और 75 में की गई है, और इनकी व्याख्या की गई है अनुच्छेद 352 में। यह मूल संविधान में नहीं था जबकि यह मूल संविधान में था। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि मंत्री परिषद से संबंधित क्या क्या अनुच्छेद हैं। तो यहाँ पे कि अनुच्छेद 74 जो है जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद का गठन किया जाएगा। मंत्री परिषद वो जिसमें राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री और स्वतंत्र प्रभार मंत्री आते हैं। तो जिसकी व्याख्या अनुच्छेद 74 में किया गया है कि राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्री परिषद का गठन किया जाएगा। अनुच्छेद 75 कहता है कि राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाएगी और प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। तो आपने पता है कि प्रधानमंत्री का निर्वाचन नहीं होता है। आपसे पूछा जाए क्या प्रधानमंत्री का निर्वाचन होता है, मनोनयन होता है या नियुक्ति होता है, तो प्रधानमंत्री क्या होती है, नियुक्ति होती है। और कौन करता है, राष्ट्रपति। और इसकी व्याख्या किस आर्टिकल में की गई, अनुच्छेद 75 में की गई है। और आगे कह रहा है कि अनुच्छेद 77 में भारत सरकार के कार्यों का संचालन है कि भारत सरकार मतलब केंद्र स्तर पर किस प्रकार से कार्य करेगा। और अगला कह रहा है कि 78 जो है अनुच्छेद राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य हैं। तो दोस्तों ये रहा आपके मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल के बीच में अंतर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से दोनों के बीच में डिफरेंट को समझ पाए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तथा इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या आप इस एजुकेशन हब बाई अमन सर को सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम में और आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। अगला क्लास जो रहेगा उसमें हम लोग देखेंगे कैबिनेट मंत्री क्या होते हैं, राज्य मंत्री क्या होते हैं और स्वतंत्र प्रभार मंत्री क्या होते हैं। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।